हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल डिजीज है जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये दूषित वाटर या फूड मीन्स जब भी हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं उससे ये वायरस हमारे बॉडी में जाता है और पोलियोमाइलाइटिस का कारण बनता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और आगे जाके पैरालिसिस का कारण भी बनता है। पोलियोमाइलाइटिस 1988 में 125 कंट्री में देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका इम्यूनाइजेशन किया गया और बहुत ज़्यादा हद तक बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अभी पोलियो मुक्त हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी इसके 2013 में लास्ट केसेस देखने को मिले थे और 2014 में डब्ल्यूएचओ ने पोलियो मुक्त भारत कह दिया था। अभी इंडिया के अंदर पोलियोमाइलाइटिस का केसेस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, कुछ कंट्री अभी भी हैं जहाँ पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें दोबारा पोलियोमाइलाइटिस नहीं हो सकता है, होने की चांसेस है ना। इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है। पोलियोमाइलाइटिस जो है एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है, ग्रे का मतलब होता है, पोलियो मीन्स होता है ग्रे, और मिलोन का मतलब होता है स्पाइनल कोड एंड द आर्टिस मीन्स इन्फ्लामेशन। मीन्स पोलियोमाइलाइटिस जो है स्पाइनल कोड में इन्फ्लामेशन काउज करता है। पोलियोमाइलाइटिस इज आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रभावित करता है, उनको ज़्यादा उनमें देखने को मिलता है क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। पोलियोमाइलाइटिस इज ए हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज। ये कैसा डिसीज है? ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और आगे जाके पार्शियल या फुल पैरालिसिस का कारण बनता है। मीन्स कभी कभी देखने को मिलता है कि बॉडी के ये हाफ पार्ट को पैरालिसिस करता है और कभी कभी ये कुछ केसेस में बॉडी की फुल बॉडी का पैरालिसिस का कारण बनता है। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? पोलियोमाइलाइटिस का क्या कारण है? तो पोलियोमाइलाइटिस इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय पोलियो वायरस। पोलियोमाइलाइटिस का जो मेन कारण है वो पोलियो वायरस है, इसके कारण होता है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस बिलोंग टू ए पिकोर्नावेरिडाई फैमिली। इस फैमिली का मेंबर है ये। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी most contagious few days before and after the onset of symptom when the virus is found in the oropharynx for about a week and in a large quantity in a small balls and continue to be a feces up to 3 months। कहा जाता है कि ये संक्रमण जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो सिम्टम अपीयर होने से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद इसका संक्रमण ज्यादा रहता है, ये ज्यादा प्रभावित करता है। ओरोफेरिक्स जो गला का अपर वाला पार्ट है उसमें ये वायरस कम से कम 1 वीक तक प्रेजेंट रहता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वायरस जो है ज्यादा पाया जाता है, उसमें ज्यादा ग्रोथ करता है। जो पर्सन के फिकल्स फीसेस होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनमें जो ह्यूमन वैसे पर्सन जो ऑलरेडी पोलियोमाइलाइटिस से इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके जो फीसेस होते हैं उसमें कम से कम ये वायरस 3 मंथ तक जीवित रह सकता है और देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? अगर पोलियोमाइलाइटिस वन पर्सन से अदर पर्सन में इन्फेक्ट कर रहा है तो ये कैसे फैल रहा है, किस तरह से पोलियोमाइलाइटिस जो है वन पर्सन से अदर पर्सन में इन्फेक्ट होगा? फर्स्ट है पीपल लिविंग इन एरिया विथ लिमिटेड एक्सेस टू रनिंग वाटर, फ्लश टॉयलेट एंड ऑफ्टन गेट द वायरस फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन वेस्ट एंड देन कंटेन वायरस। वैसे जगह जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस वाटर है और रनिंग वाटर की सुविधा कम है, मीन्स बहता हुआ पानी बहुत कम देखने को मिलता है और लोग जो है वहाँ लेक से या पॉन्ड से वाटर का यूज कर रहे हैं, वैसे जगह पे या फ्लश टॉयलेट की सुविधा नहीं है। हाँ, ज्यादातर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, जैसे एक विलेज है वहाँ पे फ्लश टॉयलेट की सुविधा नहीं है, लोग बाहर में शौच जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पॉन्ड का या फिर लेक का वाटर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए या पीने के लिए।
तो क्या होगा जब भी कोई पोलियोमाइलाइटिस का पर्सन जो है पोलियोमाइलाइटिस से इन्फेक्टेड है, उसको ये वायरस है, वो खुले में जाएगा, शौच करेगा और जब भी बारिश आएगा तो जितना भी गंदगी है खेत वगैरह का या फिर फील्ड वगैरह का सारा पानी धुल कर वो लेक में चला जाएगा और वही लेक से जब विलेज के लोग पानी को यूज करेंगे तो इन्फेक्शन जो है लोगों तक पहुंचेगा। इससे पोलियोमाइलाइटिस ज्यादा हद तक लोगों को प्रभावित करेगा। तो बोला जा रहा है कि वैसे जगह जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं या फिर लिमिटेड में वाटर है, उस जगह पे से ये वायरस ज्यादा उभर के आता है और लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है। Then a virus can be spread by contaminated food or water or direct contact with another infected person। यहाँ पे अगर हम contaminated food दूषित वाटर या दूषित फूड को खाते हैं या फिर गंदा पानी है उससे वही मतलब गंदा पानी है और उस पानी से हम लोग फल को सब्जियां को धोते हैं, उसकी वजह से ये वायरस हमें हो सकता है। और अदर पर्सन जिसको ऑलरेडी पोलियोमाइलाइटिस है उसके थ्रू भी अगर वो छींकता है खांसता है तो उसके थ्रू भी ये वायरस हो सकता है पर्सन के अंदर। देन है पीपल मोस्ट एट रिस्क। कौन से लोग जो है इसका रिस्क उनको होने की चांसेस ज्यादा रहेगा। वैसे बच्चा जिनका एज 5 ईयर से कम है उनको पोलियोमाइलाइटिस होने की चांसेस ज्यादा रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें तो 7 से 14 दिन के अंदर ही पर्सन के अंदर साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं और दिखने लगता है लक्षण। ना है व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर किसी भी पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस होता है तो क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर होगा। फर्स्ट फॉल जो है उसको फीवर रहेगा, यहाँ पे तेज बुखार भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सर में दर्द रहेगा, ये हल्का भी हो सकता है, आगे जाके तेज भी बढ़ सकता है। देन है मस्कुलर वीकनेस, मसल्स जो है वो कमजोर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो गर्दन है उसमें अकड़न महसूस होगा और जितने भी लोअर लिम्स हैं मतलब पैर वगैरह है उसमें पेन देखने को मिलेगा। Now, what is the diagnostic evolution of poliomyelitis? अगर किसी भी पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसे पोलियोमाइलाइटिस है। तो पोलियोमाइलाइटिस का पता लगाने के लिए 3 बेसिस पे हम उस पता लगा सकते हैं कि उसे पोलियोमाइलाइटिस है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, देन लेबोरेटरी टेस्ट एंड देन है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके हम पता कर सकते हैं कि उस पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस है या नहीं। क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर द डिसीज कैन बी डिटेक्टेड बाय साइन एंड सिम्टम एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। फीवर तो नहीं है पेशेंट को या पेन तो नहीं हो रहा है लोअर लिम्ब में या किसी तरह का वीकनेस तो नहीं है, ये देखने को मिलता है क्लिनिकल असेसमेंट में। देन हम यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर स्टूल और थ्रोट का सैंपल लेते हैं और उसमें डिटेक्ट करते हैं कि वायरस है या नहीं। देन आ जाता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम मसल्स के स्ट्रेंथ को और रिफ्लेक्सेस को और साइन ऑफ पैरालिसिस है या नहीं ये देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि न्यूरॉन जो है वो पोलियो वायरस से कहाँ तक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है। नाउ है हमारा कॉम्प्लिकेशन। अगर पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस का वायरस उसके अंदर आ गया है, अगर उसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट है रिस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालाइज, उसका रिस्पिरेटरी मसल्स है वो पैरालाइज हो जाएगा। देन अगर उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करते हैं उसकी वजह से पर्सन को डेथ भी हो सकता है। देन है परमानेंट डिफॉर्मिटी एंड हैंडीकैप। पर्सन जो है परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकता है, साथ ही साथ हैंडीकैप। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। अगर किसी भी पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस हो गया है तो क्या मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि अभी इसका कोई ऐसा भी मेडिसिन नहीं आया है जिसको देने की वजह से पोलियोमाइलाइटिस तुरंत ही ठीक हो जाएगा, बट इसका साइन एंड सिम्टम के आधार पे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पे प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन को ही बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है। गिविंग ए पोलियो ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड के अंदर बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र के हैं या जो 5 साल तक बच्चे हैं उनको पोलियो का ड्रॉप पिलाना है।
यही इसका एक प्रिवेंशन है। देन 2 टाइप ऑफ वैक्सीन आर यूज थ्रू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 2 तरह का वैक्सीन यूज किया जा रहा है। फर्स्ट जो है ओपीवी, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है सबीन। इसको सबीन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब इसको जब भी देंगे माउथ के थ्रू देंगे, ओरली देंगे। मतलब बाहर निकालते हैं, जब भी हम वैक्सीन को बाहर निकालते हैं तो उसको सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, सनलाइट से बचा के रखना है। और जब भी हम एक वाइल को खोलते हैं, एक नर्स जो है वाइल को खोलती है, तो उसको मिनिमम 15 मिनट के अंदर उस वाइल को यूज कर लेना है, वरना वो यूज करने लायक नहीं रह जाएगा। देन नेक्स्ट जो है हमने बात किया कि आईपीवी मीन्स इसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम शॉल्क है। इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसे सॉल्क वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। इट गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। नाउ देखेंगे कि जब पोलियोमाइलाइटिस का या पोलियो का वैक्सीन दे दिया जाता है तो क्या साइन मीन्स क्या इसका साइड इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। तो 90% केसेस में देखने को मिला है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ साइड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। 10% बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और वो साइड इफेक्ट फीवर, डायरिया हो सकता है, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फिर ये खुद ही ठीक हो जाता है। ना हम पढ़ेंगे कि पोलियोमाइलाइटिस का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। एक नर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए जब वो पोलियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट कर रही है या पोलियोमाइलाइटिस का पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है तब। फर्स्ट जो है, मेंटेन ए पेशेंट एयरवे एंड कीप ए ट्रैकोटोमी ट्रे इन द पेशेंट बेडसाइड। यहाँ पे पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करके रखना है, और साथ ही यहाँ पे ट्रैकोटोमी ट्रे रखना है पेशेंट के पास, ताकि जब भी जरूरत हो तो उसे प्रोवाइड किया जा सके। देन प्रोवाइड ए गुड स्किन केयर, रिपोजिशन ऑफ द पेशेंट एंड कीप बेड लाइन ड्राई। यहाँ पे क्या करना है, उसके स्किन को केयर करना है, साथ ही साथ पोजीशन देना है, एंड जो बेड लाइनिन है मीन्स जो बेडशीट है उसको ड्राई रखना है। यहाँ पे एक कंफर्टेबल पोजीशन दिया जा सकता है जिससे पर्सन को बेड सोर ना हो। Then wash hand thoroughly after contact with patient or any his secretion and excretion। यहाँ पे कोई नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो भी उनके फैमिली मेंबर है, वो उनका अगर केयर कर रहे हैं तो उनको हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने हैंड को वॉश करते रहना है। मेनली जब उनके सेक्रेशन म्यूकस के या फिर वो छींकता है, खांसता है तब, या फिर जब वो स्टूल पास आउट करता है उस टाइम अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको इस टाइम हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वायरस जो है इसी से ट्रांसफर हो रहा है। देन है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली। यहाँ पे उसके फैमिली मेंबर को और उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 2 बूंद जिंदगी की हमें ड्रॉप पिलाना है 5 साल से कम उम्र के बच्चे को, और पोलियोमाइलाइटिस से सावधानियां बरतनी है। और जितने भी गंदे फूड हैं या फल हैं उनको धोकर, मतलब जितने भी गंदे सब्जियां हैं या फिर फ्रूट हैं, जब भी हम उनको मार्केट से लाते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ उगाया गया है, कहाँ से उसमें पानी डाला गया है। तो हमें अच्छी तरह से उसको वॉश आउट करना है, उसके बाद ही यूज करना है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।